नहीं नहीं, ये शेयरिंग नहीं हो रही। चलें फिर हम दूसरे पे चलते हैं नॉर्मली, और फिर देन वी स्टार्ट दिस वन। प्रेजेंट विंडो। अच्छा, आप में से आप मुझे बताएंगे कि बेटे व्हाई वी थिंक दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए बफर, मे बी ए बफर। जी बेटे, आप में से कार्बन कोई। डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट हो रही है ना रेस्पिरेशन के लिए। ठीक हो गया। व्हाई वी सेज कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड्स का क्या ताल्लुक है? कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एन एसिड। जी कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एसिडिक इन नेचर होती है ना। एग्जैक्टली, हमने ये कह दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए वोलेटाइल एसिड, हमने नाम डाल दिया। कोई बताएंगे क्यों नाम डाला इसका, कार्बन डाइऑक्साइड को वोलेटाइल एसिड? एनीबॉडी? बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही, शोर आ रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि वोलाटाइल का मतलब होता है दैट इट कैन इवेपोरेट एट ऑल टेम्परेचर। हाँ तो हमने, लेकिन हम इसको एसिड क्यों कहते हैं? सर बिकॉज इट इज माइल्डली एसिडिक इन नेचर। नहीं नहीं, और कुछ सोचें जरा, शाबाश, जा से ही जो जरा ज्यादा क्लियर करें। बताऊं, फिर मैं बताऊं? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस इक्वेशंस के साथ कौन कितना कंफर्टेबल है। ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। चले, मैं अब आपको एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं। वो डायग्राम ये है कि व्हेन एवर, मैं देख रहा हूं जहां से मुझे नजर आ जाए कोई चीज। अच्छा, नहीं आई। अच्छा, फर्ज कीजिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाएं तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। अब आपको पता चल गया कि वाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज एसिड, बिकॉज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हाइड्रेट होके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, and that is why this is an other indirect way to represent that carbon dioxide is acid. Basically it is dissolved in water and then can give you the carbonic acid. और कार्बोनिक एसिड आपको पता हाइड्रोजन आयन देता है, तो इसलिए वो एसिड है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड बेसिकली कार्बोनिक एसिड है, लेकिन बन वो कार्बन डाइऑक्साइड से रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, वो एज ए वोलेटाइल एसिड, इसलिए हम उसको कह देते हैं। जबकि दूसरे सारे जो हैं वो फॉर्मिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, HCl ले लें, और जितने सारे हमारी बॉडी के कीटोन एसिड ले लें, बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड ले लें, ये सारे के सारे जो एसिड हैं इनका हम नाम दे देते हैं, दैट्स दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड एसिड। सिर्फ हमने इनको नाम दे दिए फिक्स्ड एसिड्स का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के दो चीजें हैं, ये मेटाबॉलिज्म से बनती है, एंड मेटाबॉलिज्म इज ऑल द टाइम गोइंग ऑन इन द सेलुलर लेवल, एट द सेलुलर लेवल। और हमें पता है सेलुलर लेवल पे व्हेन एवर द मेटाबॉलिज्म इज हायर मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, व्हेन द मेटाबॉलिज्म इज लोअर लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। So after the synthesis and the formation of carbon dioxide, it enters into blood. जब blood में enter हो जाती है, then it goes to the lungs, and from the lungs it can be blown off through the expiration. So we can say very simply
that the concentration of the carbon dioxide can be controlled by two major factors. One is metabolism and other is the activity of the lungs. If metabolism is higher and activity of the lungs is normal, then the carbon dioxide concentration will become more in the blood. When carbon dioxide is more in the blood, we will say the acid is more in the blood. And when acid is more in the blood, we say it is acidosis. And when it is acidosis, we will say that the hydrogen ion concentration is higher and the pH is lower. pH is lower. What is the normal pH of the blood? We say it's a normal is 7.4. So whenever more metabolism, more carbon dioxide mean more acidosis mean less pH mean the pH will reduce from 7.4 to say 7.3, 7.2, 7, depending upon how much quantity of the carbon dioxide is being added into the blood. दूसरा जो फैक्टर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लंग्स एक्टिविटी, और जिसको हम कहते हैं वेंटिलेशन. वेंटिलेशन मीन ब्लोन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स. अब जितनी ज्यादा कार्बन आप ब्लो करेंगे, यानी एल्वियोलर वेंटिलेशन जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे ब्लड से. जितनी ज्यादा ब्लड से आप बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उतनी ही ब्लड में कम हो जाएगी. अब आप देखें, जितनी ज्यादा कम होगी आप कहेंगे कि एसिड कम हो गया. एसिड कम होने का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम का मतलब है पीएच अल्कलाइन. पीएच अल्कलाइन का मतलब है पीएच हायर. और नॉर्मल पीएच अगर 7.4 है ब्लड की, तो पीएच विल बी 7.5, 7.6, 7.7 डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एल्वियोलर वेंटिलेशन इज देयर. अगर आप सांस कम कर दें, एल्वियोलर वेंटिलेशन कम लेना शुरू कर दें, तो बड़ी सादा सी बात है कि पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही बनती चली आ रही है, आगे ब्लोन ऑफ नहीं हो रही. तो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में रहती है. जब ब्लड में रहेगी तो हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, हाइड्रोजन बढ़ गए तो एसिडोसिस होगी, तो पीएच डाउन. पीएच डाउन का मतलब है कि 7.4 से कम होना शुरू होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पीएच का एक फैक्टर जो उसको कंट्रोल कर रहा है और वो है लंग्स. तो मैं फिर कह सकता हूं कि लंग्स जो है वो एल्वियोलर वेंटिलेशन जो है या लंग्स जो है वो एक बफर सिस्टम का भी काम करता है. कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ब्लड में हो जाए तो लंग्स को कोई मैसेज दे दो कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा हो उसको जल्दी से बाहर निकाल दे एल्वियोलर वेंटिलेशन से. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कम है तो हम लंग्स को ये ऑर्डर करें थ्रू द रेस्पिरेटरी सेंटर के अब वेंटिलेशन कम कर दो, ताकि वेंटिलेशन कम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम बाहर जाएगी तो ब्लड में ज्यादा रहेगी तो फिर दोबारा अल्कलोसिस से दोबारा नॉर्मल एसिड की तरफ आना शुरू हो जाएगी. लेट्स सपोज इसको हम एक ग्राफ की शक्ल में अब देखते हैं. लेट्स सपोज बेटे अब आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है. इस ग्राफ के नीचे जो है वो एक मिनट, ये आपको एक ग्राफ ये एक नजर आ रहा है एक ग्राफ आपको. इस ग्राफ में अगर आप देखें तो नीचे आपको एल्वियोलर वेंटिलेशन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपको ये बता रहा है कि कितनी पीएच यूनिट चेंज होने के चांसेस है, जबकि हमारी जो नॉर्मल पीएच है वो 7.4 है. जी बेटे मुझे बताएं, आपको डायग्राम नजर आ रही है? Yes, sir. अच्छा, अब ये डायग्राम जरा गौर से देखिएगा. इसके मुताबिक हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन लेट्स सपोज नॉर्मल है. नॉर्मल का मतलब एक है. 1.5 मीन 50% हमारी सांस बढ़ गई. अगर 20 दफा हम सांस ले रहे हैं तो फर्ज कीजिए हमने सांस लेना 30 दफा कर दिया. 2 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि हमने इसको 40 कर दिया. 2.5 का मतलब है हमने इसको 50 कर दी. अच्छा, ये तो आ गया. 0.5 का मतलब है कि हमारी जो वेंटिलेशन आधी हो गई. और यहां पे देख लें तो 0.25 कह रहे हैं, उसका मतलब है 1/4 हमारी वेंटिलेशन होगी. और इधर अगर पीएच को देखें तो पीएच मींस
चेंज इन द पीएच, के पीएच में यूनिट ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। तो नीचे चले जाएं तो ये माइनस में है, और कितने में माइनस हो रहे हैं? 7.4 में माइनस हो रहे हैं या 7.4 में ऐड अप हो रहे हैं। लेट्स सपोज हम ऐसा करते हैं, हम नॉर्मल की तरफ देखते हैं। आपको मेरे बेटे ग्राफ नजर आ रहा है ना? यस सर। अब आप अगर नॉर्मल को देखें तो एक्स एक्सिस पे आपका 1 है, और यहां पे अगर देखें नॉर्मल पे, तो मैं अगर इसको वाई एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूं तो ये मेरा 0 के पास जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरी एल्वियोलर वेंटिलेशन हो रही होगी तो ना मेरे ब्लड में हाइड्रोजन आयन ऐड हो रहा है, ना मेरे ब्लड में हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है। कांस्टेंट लेवल पे मेरे जो पीएच है वो 7.4 जो नॉर्मल होनी चाहिए वो है। ठीक हो गया बेटे? समझ लगी? अब सपोज ऐसा करते हैं, हम अपनी वेंटिलेशन डबल कर देते हैं, यानी अगर हम पहले 10 दफा सांस ले रहे थे, अब हम 20 दफा सांस लेना शुरू कर देते हैं। जो ही 20 दफा हमने सांस लेना शुरू किया तो हमने वाई एक्सिस पे जरा नोट करें, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास जो पीएच होगी वो प्लस 0.2 हो गई, यानी अगर मेरी, या 0.23 होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर मेरी पीएच 7.4 थी, तो जब मैंने ज्यादा सांस लिया, डबल सांस ले लिया, तो मेरी जो पीएच है वो 7.4 से बढ़ के 7 कितनी होगी? 6.3 होगी। अब मुझे ये बताएं, ये 6.3 एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है? अल्कलोसिस। शाबाश। अल्कलोसिस का मतलब है हमारी पीएच बढ़ गई। और अब कोई मुझे बताएगा कि ये अल्कलोसिस क्यों हुई? एनीबॉडी? सर हमने कार्बन डाइऑक्साइड ब्लोन आउट करना शुरू कर दी तो ब्लड में एसिड का लेवल कम हो गया। शाबाश, कम हो गया, पीएच एक्सीड कर गई। बिल्कुल, वेरी गुड बेटे। इसका मतलब है हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड उतनी बन रही है, सिर्फ हमने ब्लोन ऑफ ज्यादा करना शुरू कर दी। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही। लेट्स सपोज अब हम इसी चीज को हम ऐसा करते हैं कि आप अपनी एल्वियोलर वेंटिलेशन कम कर दें। कम करने का मतलब है आप 1/4 कर दें या आधी कर दें। अगर आप आधी करेंगे तो 0.5 पे अगर आप डालें और इसको वाई एक्सिस पे डालें तो ये आप करेंगे 0.25 माइनस, यानी अब आपकी जो पीएच है वो 0.25 यूनिट कम हो गई। और यूनिट कम होने का मतलब ये हुआ कि अब आपकी पीएच 7.4 से कम होके 7.2 बन गई। और 7.2 पीएच को क्या कहते हैं? एसिडोसिस। अब मुझे बताएं एसिडोसिस क्यों हुई? तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन तो उतनी हो रही है लेकिन ब्लोन ऑफ कम हो रही है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को प्लस माइनस कर सकते हैं। यस। इसका मतलब है अगर हमारा खुदा ना खास्ता लंग्स खराब हो जाए तो अब मुझे बताएं क्या होगा? सर हमारी जो वेंटिलेशन है वो स्टॉप या फिर काफी तक डिक्रीज हो जाएगी। और ठीक हो गया, तो उसका असर क्या होगा फिर? कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्लो ऑफ कर ही सकेंगे, हाँ, जिससे सीवियर एसिडोसिस हो सकता है। अच्छा, तो फिर इससे क्या होगा? एसिडोसिस। ठीक हो गया। इसका मतलब whenever there is a lung problem, whenever there is a pneumonia, whenever there is emphysema, whenever there is a lung infection, whenever there is an injury of the lungs, whenever there is a trauma to the lungs, whenever there is a phrenic nerve is disturbed, whenever a diaphragm is disturbed,
whenever paralysis of the diaphragm is disturbed, or whenever central nervous system which control the respiration is damaged one, then it means our respiratory alveolar ventilation will become less and less and less, and less means your pH become down and down and down, because it will cause more and more acidosis. इसलिए हम ऐसे सिस्टम में जिसमें हमारे लंग्स प्राइमरीली इन्वॉल्व हों, उसको हम कह देते हैं कि अब हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी हमारी बॉडी को। ठीक हो गया? अच्छा, अगर इसी डायग्राम को मैं अब ऐसा करते हैं, अब तो हमने ये देखा ना कि एल्वियोलर वेंटिलेशन का पीएच पे क्या इफेक्ट है। अब हम ये उल्ट करके देख लें कि हमने ये देखा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन ऑन द पीएच ऑफ द ब्लड। अब हम उल्ट करके देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑफ द ब्लड ऑन द एल्वियोलर वेंटिलेशन। मतलब जरा उल्ट करके हम इन चीजों को देख लें। तो अगर उल्ट करके देखें तो लुक इनटू दिस वन, हमारे पास कि एक फर्ज कीजिए हमारे पास एल्वियोलर पीएच जो है वो 7.4 है, यानी हमारे ब्लड में हमने कोई चीज नहीं डाली, एसिड नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, और उस वक्त हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन देखें वाई एक्सिस पे 1 है। 1 का क्या मतलब कि नॉर्मल हम 20 ब्रीदिंग पर मिनट लिए जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे साथ। अब फर्ज कीजिए हमने हाइड्रोजन आयन उसमें ऐड कर दिए, किसमें, किसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो हमारी पीएच कम होगी। अब देखें, फर्ज कीजिए 7.4 से हमारी पीएच 7.1 हो जाती है, तो अगर 1 होती है तो लुक इनटू दिस वन कि हमारी जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, 2.5 टाइम इंक्रीज होगी। मेरी बात समझ रहे हो आप बेटे? यस सर। मैंने वो एरो नहीं लगाया, लेकिन अगर आप एरो लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। लगा दूं या लगा लेंगे खुद ही? लगा दें। लगा दूं, अच्छा चले। फर्ज कीजिए मैं इसी को देखता हूं और मैं आपको एक एरो लगाने की कोशिश करता हूं। फर्ज कीजिए ये है 7.1, राइट। ये 7.1, इस 7.1 पे मैं जब देखने की कोशिश करूं कि मेरी पीएच कितनी का है, एल्वियोलर वेंटिलेशन कितनी है, मेरी एल्वियोलर वेंटिलेशन, ये देखें कि एल्वियोलर वेंटिलेशन मेरी तकरीबन 2.5 टाइम आ गई। अगर मैं इधर लिख दूं तो मैं कह सकता हूं कि एल्वियोलर वेंटिलेशन, मेरी एल्वियोलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। ये देखें, ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ अब मुझे इस डायग्राम का मकसद क्या है? इस डायग्राम का मकसद है कि अगर किसी तरीके से आपके ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो जाती है या अल्कलोसिस हो जाती है तो फिर लंग्स आपका काम करना शुरू कर देता है। देखें, अगर आपके ब्लड में एसिडोसिस होगी, 7.4 से 7.1 की तरफ आना शुरू हो गया किसी भी तरीके से, चाहे आपने एसिड खा लिया या एसिड की प्रोडक्शन ब्लड में ज्यादा होनी शुरू होगी, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? वो क्या करेगा? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा वो हाइड्रोजन आयन, और कहेगा भाई अब रेस्पिरेशन ज्यादा करनी शुरू कर दो। अब देखें, एसिड कोई और चीज बन रही है, जरूरी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये जरा मेरी बात को नोट करने की कोशिश करें कि एसिड कोई भी हो सकता है, फिक्स्ड एसिड हो सकता है, आपके प्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म से भी एसिड बन रहे होंगे, या इवन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही होगी, मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा एसिड्स बन रहे हैं। लेकिन जो ही एसिड्स बना उसने पीएच डाउन कर दी, जो ही डाउन की वो हाइड्रोजन आयन सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास गया और रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाके कहा मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर के भाईजान अब
आपने एल्वियोलर वेंटिलेशन इंक्रीज कर दो। क्यों इंक्रीज कर दो? क्योंकि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लोन ऑफ करना है। जो ही आपने ब्लोन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर दी, आपने एसिड्स को बाहर निकाल दिया। अब देखें, गौर करें, हो सकता है कि आपके अंदर जो एसिड बन रहा हो वो सोर्स कहीं और से हो, लेकिन आपने क्या किया, जो आपका नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होती थी 1/2 मिलीमोल, आपने उसको कम कर दी एक कंपनसेशन देने के लिए। अब मैंने एक वर्ड बोला है यहाँ पे, कंपनसेशन। अब आपको अंदाजा हुआ कि हाउ द लंग्स इज अफेक्टिंग, कि लंग्स आपकी जो बॉडी की जो एरर है, मिस्टेक्स हैं, उसको वो करेक्ट कर रहा है। एरर कहीं से भी आ रहे हो, फिक्स्ड एसिड आ रहा हो, आपने खा लिया हो, डिजीज आ गई हो, या आपका एसिड ही एक्सक्रीट ना हो रहा हो किडनी से, व्हाटसोएवर द मैकेनिज्म इज, लेकिन क्या किया, लंग्स ने फौरन रैपिडली उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी रेस्पिरेशन इंक्रीज कर दी, ताकि उसका जो अपना नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड था उसको वो बाहर ज्यादा निकाल के अपनी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कम कर दे, नॉर्मल से भी कम कर दे, ताकि आपके अंदर बॉडी के एसिड का जो लोड है, जो कि किसी और वजह से दूसरा एसिड बन चुका है, वो जरा कंपनसेशन होना शुरू कर दे। तो इसलिए हम कहेंगे कि जब भी एसिडोसिस होगी और उसका सोर्स लंग्स नहीं होगा, तो लंग्स ऑलवेज ट्राई टू कंपनसेट द एसिडोसिस और अल्कलोसिस बाय ब्लोइंग ऑफ और रिटेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एसिडोसिस हो गया तो एल्वियोलर वेंटिलेशन उसकी इंक्रीज कर देगा, और अगर किसी तरीके से अल्कलोसिस हो गई यानी हाइड्रोजन आयन कम हो गया है, तो वो एल्वियोलर वेंटिलेशन कम करने की कोशिश कर देगा। गॉट माय पॉइंट बेटे? यस सर। अच्छा, अब हम एक ऐसा करते हैं, ये इसको देखें। लेट्स सपोज हमारी पीएच कम होगी ब्लड में, किसी वजह से कम हुई हो, हम ये नहीं, हम उल्टा काम करते हैं, किसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कम होगी ब्लड में, यानी एसिडोसिस होगी। एसिडोसिस होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो चुके होंगे, और अभी हमने बात की हाइड्रोजन आयन कहाँ चले जाएंगे, हाइड्रोजन आयन सीधा मेडुला ऑब्लोगेंटा के पास चले जाएंगे, और अब मेडुला ऑब्लोगेंटा के डॉर्सल रेस्पिरेटरी जो न्यूरॉन्स हैं, ये उनको कहेगा कि जनाब अब ऐसा करो, जल्दी जल्दी से एक्शन पोटेंशियल लो, और फ्रेनिक नर्व के थ्रू मेरे लंग्स को कहो कि जनाब लंग्स वेंटिलेशन ज्यादा कर दे। ज्यादा कर दे, क्यों ज्यादा कर दे, वो इसलिए ज्यादा कर दे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरे लंग्स में अवेलेबल है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस कार्बोनिक एसिड और वहां हाइड्रोजन आयन या जो भी है, वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लोन ऑफ हो जाए हमारे ब्लड में से, ताकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए। ठीक है बेटे, आपको समझ लग गई? यस सर। यस सर। तो मेरा ये अगर एक क्वेश्चन आएगा, हाउ द लंग्स एक्ट एज ए बफर, तो फिर आप ये बता देंगे? यस यस सर। अच्छा, और व्हाई द लंग्स एक्ट एज ए बफर, ये भी आप बता देंगे। तो फिर मेरा सवाल ये हुआ कि क्या इसकी बफरिंग कैपेसिटी इतनी है कि ये सारी चीजों को, हर एसिड को या अल्कली को ये बफर कर सके? आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया। जी बेटे, हर एक की एबिलिटी होती है ना, तो हमने ये देखा कि ये लंग्स की इतनी एबिलिटी नहीं है कि आपकी सारी की सारी बफरिंग कैपेसिटी को ये डैम्प कर सके, या ये कंट्रोल कर सके, या रेगुलेट कर सके। समझ गए ना? क्योंकि पहला हमारा जो सोर्स आता था वो आता था केमिकल बफर, और हमने देखा केमिकल बफर्स इमीडिएट हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन ये करेक्ट नहीं कर रहा। आप एक चीज को जरा ऑब्जर्व करें कि ये इमरजेंसी के तौर पर फौरन
या कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, लेकिन जो सोर्स है उसको कोई नहीं छेड़ रहा, बल्कि अपने रिसोर्सेज की कार्बन डाइऑक्साइड को या कम या ज्यादा करके कंपनसेशन करने की कोशिश कर रहा है। ये है मेरा मकसद इस लंग्स को बताने का। देखें, अगर एसिडोसिस हो गई है, जैसे कि इस डायग्राम से पता चल रहा है, तो एसिडोसिस का तो सोर्स कोई और है, लेकिन भुगत कौन रहा है? भुगत ये खुद रहा है कि अपनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है बाहर। यानी अगर इसके पास 40 मिली में 1.2 मिली मोल अगर इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अपने हिस्से की कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, जो कि ये भी एबनॉर्मल काम कर रहा है। लेकिन क्यों एबनॉर्मल काम कर रहा है? वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि यार वो जो दूसरा कार्बन जो एसिड आया हुआ है उसके लोड को कंपनसेट कर सके, सिर्फ ये काम कर रहा है। ये एबनॉर्मेलिटी ही कर रहा है, लेकिन एबनॉर्मेलिटी इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द बॉडी कर रहा है। गॉट माई पॉइंट? तो इसलिए इसका जो लिमिटेशन है, जो एबिलिटी है, वो बड़ी 25% तक है। इतनी ज्यादा इसकी फीडबैक गेन नहीं है कि ये बहुत ज्यादा काम कर सकता और सारी चीजों को करेक्ट कर रहा हो। करेक्ट कैसे कर सकता है? ये तो एबनॉर्मल खुद हो रहा है। तो जो खुद एबनॉर्मल हो रहा है तो वो करेक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि डैम्प करने की कोशिश कर रहा है, उसको ऑफसेट जो उसके रिस्पॉन्सेज है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। करेक्शन सिर्फ मेरे पास एक ही चीज करने वाली है, और वो जो करेक्शन करने वाली है दैट इज कॉल्ड किडनी। किडनी ने करेक्ट करना है। और किडनी ने कैसे करेक्ट करना है? किडनी ने करेक्ट करना है कि अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो एक्सक्रीट कर देगी, अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो वो रीअब्सॉर्ब कर लेगी। बात तो एक ही होगी कि अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो बाइकार्बोनेट आयन को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगी। एक ही बात होगी, है ना। मैं अब उल्ट, पहले मैंने कहा कि अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट कर लेगी और हाइड्रोजन आयन को रीअब्सॉर्ब कम कर देगी किडनी वापस ब्लड में। या मैं इसको अब दूसरे तरीके से बयान कर रहा हूं, अगर एसिडोसिस या हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो क्या करेगी? वो बाइकार्बोनेट आयन को ब्लड में ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेगी, बेस हो जाएगी, और कम से कम बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट कराएगी ताकि लॉस ना हो अल्कली का। या मैं दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा कर देता हूं कि जब एसिडोसिस होगी तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट होंगे और ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब होंगे। और अगर अल्कलोसिस है, मीन पीएच ज्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन को रीअब्सॉर्ब करेगी और ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट करेगी। ये दो चीजें हैं किडनी ने करनी। अब हमने ये देखा कि हमारी जो यूरिन है वो ज्यादातर एसिडिक होती है। एसिडिक इसलिए होती है कि हमारी बॉडी में तकरीबन 80 मिली इक्विवेलेंट रोजाना हाइड्रोजन आयन एक्सेस में प्रोडक्शन हो रहे हैं या एड अप हो रहे हैं हमारे ब्लड में। अब वो एड अप चाहे आप समझ लें खाना खाने से हो रहे हैं या ब्लड में से आते चले जा रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म से आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमारा ज्यादातर खाने में होता है, तो इसलिए खाने में ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि हम कार्निवोर्स हैं, तो कार्निवोर्स जो है प्रोटीन्स खाते हैं, तो प्रोटीन से एसिड्स बन रहे हैं ज्यादा, तो एसिड इसलिए हमारे पास ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये कैटल, बफलो, शीप, गोट को देखें तो इनका यूरिन जो है वो अल्कलाइन है। अब आप कहेंगे उनका यूरिन क्यों अल्कलाइन है? वो इसलिए कि वो ज्यादातर जो है वो एसिड्स नहीं ले रहे होते, तो इसलिए उनका यूरिन जो है वो अल्कलाइन आता है। वो ज्यादातर ऑक्सोलेट और सिट्रेट वगैरह खा रहे होते हैं, तो वो हम तो ज्यादा अमाइनो एसिड ले रहे होते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा ये आ रहा होता है। राइट? तो अब हम ये देखते हैं कि किडनी कैसे एक्सक्रीट करती है और कैसे रीअब्सॉर्ब करती है चीजों। इससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि किडनी जो रेगुलेट एसिड बेस की करती है, उसके 3 मैकेनिज्म है जो अभी मैंने बताए हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कर देगी, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ फिल्टर बाइकार्बोनेट आयन, जो फिल्टर होके आपके उसमें आ रहे हैं उसको कर देगी, या नए बाइकार्बोनेट आयन बनाना शुरू कर देगी ताकि जो लॉस हो रहा है बाइकार्बोनेट आयन का वो ना हो। राइट?
तो अब अगर आप किसी भी चीज को देखें, फैक्टर 2 को और फैक्टर 3 को, बाइकार्बोनेट आयन बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 को देखें तो सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम जरा दोबारा से एक दफा देख लें कि ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रीशन कैसे होती है और रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है और हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कैसे होती है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं, अगर आप देखें तो 4320 मिली इक्विवेलेंट पर डे हमारे फिल्टर होके आ रहे हैं, और 85% हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। 10% जो है थिक लूप ऑफ एनले से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से सिर्फ 4.5%, और जो एक्सक्रीट हो रहा है वो सिर्फ 1 मिली इक्विवेलेंट पर डे, यानी तकरीबन हो ही नहीं रहा आपका बाइकार्बोनेट आयन। कैसे रीअब्जॉर्ब होते हैं इसकी डायग्राम हमने पहले भी पढ़ी थी, और फिर दोबारा मैं एक दफा आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिज्म से बेटे बन रही है वो हाइड्रेट होके कार्बोनिक एसिड बना रही है। ये हमने पहले पढ़ा। कार्बोनिक एसिड फौरन बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है। जो ही हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है, हमने ये देखा कि हमारी एक जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की, उसके ऊपर एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम लगा हुआ है जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन NH एक्सचेंजर। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर वो क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन आयन इसको दे देता है, ल्यूमन में फेंक देता है, और उसके बदले सोडियम आयन वापस ब्लड में ले लेता है। और ये जो हाइड्रोजन आयन जो अब सिक्रीट हो रहा है वो क्या करता है, वो जो फिल्टर होके बाइकार्बोनेट आयन, ये वाले जो बाइकार्बोनेट आयन, ये जो बाइकार्बोनेट आयन फिल्टर होके वापस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो किस तरीके से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन फिल्टर हो रहा है ये इस हाइड्रोजन आयन के साथ मिल के कार्बोनिक एसिड बना देता है। और आपको पता है कार्बोनिक एसिड फौरन डिसोसिएट हो जाता है एक एंजाइम की मौजूदगी में, कार्बनिक एनहाइड्रेज की एंजाइम मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाती है, डिफ्यूज करके ये दोबारा हाइड्रेट होके कार्बोनिक एसिड और फिर कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बनाती है। ये बाइकार्बोनेट आयन वापस हमारे ब्लड में वापस एड अप हो जाता है। जी बेटे, आपको समझ लगी? यस सर। अगर आप देखें तो यहां से ल्यूमन से, जो नेफ्रॉन का ल्यूमन है, वहां से एक बाइकार्बोनेट आयन अंदर आया। किस फॉर्म में आया? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आया, और यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हुई और सीधा ब्लड में चले गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से कुछ नहीं हुआ, बल्कि सिंपल हमारा 1 बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में आ गया। हमें ना नेट गेन बाइकार्बोनेट हुआ, ना नेट लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट हुआ हमारे ब्लड में से, लेकिन हमारे ल्यूमन में से बाइकार्बोनेट आयन लॉस होना शुरू हो गया। ये जरूर हो गया क्योंकि यहां से 85% रीअब्जॉर्ब हो गए। और एक चीज और देखी आपने, एक बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्जॉर्ब करने के लिए एक हाइड्रोजन आयन हमें यूटिलाइज हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं स्टिशियोमेट्रिकली 1:1 रेशो चल रही है। मतलब एक हाइड्रोजन आयन रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सेक्रीट हो रहा है, तो एक ही बाइकार्बोनेट आयन रिप्लेनिश होके वापस ब्लड में जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बाइकार्बोनेट आयन को ना नेट लॉस है बॉडी को, ना गेन है, वो अपना ही बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब कर रहा। हाँ, एक काम जरूर हो रहा है कि यहां से बाइकार्बोनेट आयन खत्म होते चले जा रहे हैं। जब बाइकार्बोनेट आयन खत्म होंगे तो मुझे बताएं पीएच ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी।
शाबाश मेरा बेटा। पीएच हमारी कम होगी, तो इस वक्त अगर हमारी पीएच 7.4 थी, तो ये जब यहां से आएगी तो हमारी पीएच कम होके 7.2, 7.1, 6.9, 6.8, तो जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से जा रहा होगा तो हमारी पीएच कम होती शुरू हो जाएगी। यानी अब मैं ऐसा करता हूं, इसी को आप वाली बात को बेटे, मुझे अभी एक ज़हन में चीज आई, मैं ऐसे लिख देता हूं कि पीएच 7.4 ये मेरी इधर पीएच आ गई। ठीक है, ये पीएच आ गई। अब मैंने क्या किया कि एरो लिया और इस एरो को अब मैंने नीचे की तरफ ले आया और इसको शेप मैं आपको और दूंगा, ग्रीन दे देता हूं और वेट मैं इसको ज़्यादा कर देता हूं और यहाँ पे मैं फिर तो ये अब मैं अगर इस पे लिखूंगा तो अब मैं इस पे क्या लिखूंगा, हो सकता है कि मेरी जो पीएच है वो 6.9 बन जाए। जी मेरा बेटा, अब आपको समझ लगी इधर क्यों 6.9 बन जाए? इसमें से वो इसलिए बन जाए कि यहां से मेरी हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन रिमूव हो रहे हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन्स रिमूव हो रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? तो इसका मतलब हमारी जो यूरिन, जब मेरी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से यूरिन बन रही है तो वो एसिडिक होती चली जा रही है। वो एसिडिक इस हाइड्रोजन आयन की वजह से नहीं हो रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉट ड्यू टू द addition of hydrogen ion in the lumen, rather it is due to the removal of the bicarbonate ion। क्यों? ये हाइड्रोजन आयन तो बाइकार्बोनेट आयन को न्यूट्रलाइज करके लेके चला जा रहा है, इसलिए इसकी हो रही है। लेकिन यहां पे हमारे इस साइड पे अगर मैं बता दूं तो इस साइड पे मेरी पीएच में कोई चेंजेस नहीं आ रही। जो ब्लड वाली साइड पे है पीएच, वो मेरी उतनी की उतनी ही रह रही है। There is no change in the pH of the blood, right? समझ लगी बेटा? सर ब्लड में क्यों पीएच चेंज नहीं होगी? वो इसलिए मेरा बेटा चेंज नहीं होगी कि वो कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन तो उसके अपने है ना, वो अपने ही वापस लेके जा रहा है। ओके सर। वो तो फिल्टर हुए हैं ना, अगर आप इसको देखें तो ये बाइकार्बोनेट आयन फिल्टर हो गए हैं, इसी फिल्टर को वो वापस लेके जा रहा है। तो उसके ना नेट लॉस हो रहा है ना नेट गेन हो रहा है। इसका मतलब अगर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में 3672 मिली केवलेंट बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा 3672 हाइड्रोजन आयन भी रिलीज हो रहे हैं। अब बात समझ लगी? उतने ही तो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं क्योंकि 1:1 रेशियो है। चलें जी, अब अगला हम एक और डायग्राम देखते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरकलेटेड सेल्स, जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट्स में होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन इकट्ठा बना, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन्स। बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब हो गए, ठीक हो गए। ये हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट हो गए, किसमें आ गए? ट्यूबुलर ल्यूमन में आ गए। ट्यूबुलर ल्यूमन में जब ये हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं बेटे, तो मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि ये जो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, वो जो पुराना हाइड्रोजन आयन आ रहा था, ये आ रहा था सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर की वजह से, ठीक है?
इसको कह देते हैं आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन आ रहा है, दिस इज नॉट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके पास देखें तो ये एटीपी इसको बता रहा है। इसका मतलब दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो फिर ये हाइड्रोजन आयन फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। जब फ्री फॉर्म में अवेलेबल है और ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ नहीं मिल रहा, एक बात नोट करें, देयर इज नो टाइट्रेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन विद बाइकार्बोनेट आयन, जो कि यहां पे अवेलेबल थी कि ये हाइड्रोजन आयन इस बाइकार्बोनेट आयन को टाइट्रेट कर रहा था। लेकिन यहां पे ये हाइड्रोजन आयन किसी को टाइट्रेट नहीं कर रहा बाइकार्बोनेट आयंस को। हाँ, ये जरूर कर रहा है कि ये पीएच और ज्यादा डाउन करता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज अगर आप गौर करें तो ये गौर करें कि आपके पास बाइकार्बोनेट आयन एड अप होते चले जा रहे हैं उसी तरह जिस तरह इधर बाइकार्बोनेट आयन एड अप होते चले गए थे। लेकिन ये बाइकार्बोनेट आयन, मैंने कहा था, वही बाइकार्बोनेट आयन है जो यहां से रीअब्सॉर्ब होके यहां आ गए। लेकिन ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये वो वाले नहीं है कोई यहां से आए हो, बल्कि ये नए पैदा हुए हैं बाइकार्बोनेट आयन। ये न्यू रीजनरेटिव बाइकार्बोनेट है, ये न्यूली प्रोड्यूस्ड बाइकार्बोनेट आयन है। इसलिए जब ये बाइकार्बोनेट आयन मेरे ब्लड में एड अप होना शुरू हो जाएंगे तो मेरे एड अप होने की वजह से मेरे अंदर बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे ब्लड में। और मेरे जो यूरिन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा आना शुरू हो गए तो मेरे यूरिन में हाइड्रोजन आयन की ज्यादती होना शुरू हो जाएगी, एक्सेस में आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा यूरिन सो कॉल्ड एसिडिक होता चला जाएगा और मेरे जो बाइकार्बोनेट आयन एड अप होते चले जा रहे हैं तो हो सकता है कि मेरा ब्लड फिर अल्कलाइन होता चला जाए। गॉट माई पॉइंट? यस सर। अगर ऐसी बात है तो मैं दोनों के एक ही डायग्राम में इसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। अब आप जरा देखें इस डायग्राम को और मुझे बताएं। अब आप एक ही स्लाइड में दोनों कंपेयर करें और उस दोनों में आप देखें कि बाइकार्बोनेट आयन का क्या रोल है और हाइड्रोजन आयन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास। ये जरा एक दफा स्लाइड देखें और फिर 2 मिनट में मैं आपसे पूछता हूं। जी समझ लागी बेटे? आप देखें यहां भी हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है, यहां भी हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है। पहला डिफरेंस ये है कि ये NH एक्सचेंजर के थ्रू हाइड्रोजन आयन आ रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत हाइड्रोजन आ रहा है। पहला ये हो गया। दूसरा अगर देखें तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये बाइकार्बोनेट आयन को टाइट्रेट कर रहा है, तो इसलिए बाइकार्बोनेट आयन वापस ब्लड में आ रहे हैं। यहां देखें ये हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन को टाइट्रेट नहीं कर रहा बल्कि फ्री में जा रहा है, जबकि यहां से बाइकार्बोनेट आयन ब्लड में आ रहे हैं। तो इट मींस ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो मेरी राइट साइड वाली पे आ रहे हैं ये वही बाइकार्बोनेट आयन है जो फिल्टर होके आए हैं, जबकि ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये फिल्टर नहीं है बल्कि बॉडी ने नए बनाए हैं। इसलिए ये बाइकार्बोनेट को कहते हैं न्यू बाइकार्बोनेट आयन या रीजनरेटिव बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये फिर किडनी मेरे 2 काम कर रही है, एक ना सिर्फ बाइकार्बोनेट आयंस को वापस ब्लड में लेके आ रही है बल्कि नए बाइकार्बोनेट आयंस भी बनाना जा रही है। तो यही चीज तो मैं फिर इसमें ना कह दूं आपको, यही चीज नहीं हमने पढ़ी थी कि हाउ द किडनी रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस,
ओनली बिकॉज इट नॉट ओनली सिक्रीट हाइड्रोजन आयन। मुझे नजर आ गया कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कैसे देख रहे हैं, ये देखें, इट्स नॉट ओनली सिक्रीट हाइड्रोजन आयन विद डिफरेंट मैकेनिज्म बट इट कैन आल्सो रीअब्सॉर्ब द बाइकार्बोनेट आयन, फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट आयन। जी बिल्कुल मुझे पता चल गया, ये देखें ये फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्सॉर्ब कर रही है, लेकिन एक काम वो कह रहा है और भी कर रही है, क्या कर रही है कि न्यू बाइकार्बोनेट आयन भी बना रही है। यस, वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स बना रहा है, ये न्यू बाइकार्बोनेट आयन बना रही है। सर जो ये बाइकार्बोनेट आयंस बन रहे हैं, ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड वही है जो ब्लड से आ रही है, तो जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी वो भी अल्कलाइन की तरफ जाएगी पीएच। उसके अलावा जब बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म होके ब्लड में जाएंगे उससे पीएच और अल्कलाइन हो जाएगी। आप बेटे राइट वाले की बात कर रहे हैं या लेफ्ट डायग्राम की बात कर रहे हैं? सर लेफ्ट वाले की, न्यू बाइका। अगर आप देखें तो हाँ जी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये चाहे ब्लड से आ रही है या मेटाबॉलिज्म से आ रही है, इसका मतलब हमारे ब्लड में भी एसिडोसिस हो चुकी होगी ज्यादा अगर है तो, ठीक है। अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन बना रही होगी, तो अगर ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन बना रही है तो वो ब्लड में फेंक रही है, तो इसका मतलब है ये कोई कंपनसेशन हो रही होगी। यहां से दो तरीके हमारे बन रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने बेटे क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन तो ये किया जितना कार्बन डाइऑक्साइड यानी एसिड बन रहा है वो फिर ब्लड एक्सक्रीट कर रहा है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के यूरिन में। वेरी गुड, यही तो हमने चाहिए था कि एक्सक्रीशन ऑफ और सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय द किडनी। तो ये किडनी ने जो ब्लड में ज्यादा हाइड्रोजन आयन था उसको एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 आपने ये देखा कि अल्कली जो हमारी डेफिशिएंट होना शुरू होगी उसको वापस ब्लड में रीजुवेनाइल कर लिया, रीजनरेट कर लिया, नई बनानी शुरू कर दी, ताकि हमारी बॉडी का बफर सिस्टम जो बाइकार्बोनेट आयन में है वो भी ज्यादा होता चला जाए और साथ साथ जो हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड में ज्यादा हो गए हैं एसिड, वो सारे का सारा किडनी से एक्सक्रीट भी होना शुरू हो जाए। इसलिए फिर मैं कहूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको नहीं एड्रेस कर सका कि फिर हमारा अल्फा इंटरकलेटेड सेल जब कभी भी एसिडोसिस होगी ये हमारा ये वाला सिस्टम ज्यादा काम करना शुरू कर देगा, और ज्यादा का मतलब है ज्यादा से ज्यादा न्यू बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट होकर यूरिन में से निकलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू बेटे ये याद दिलाने का। Any or more question? Excuse me, sir. जी बेटे। सर ये वाले टॉपिक हम किस बुक से पढ़ेंगे? ये गाइडर में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। जी ठीक है सर। बड़ा अच्छा लिखा गया और ये डायग्राम भी गाइडर में दोनों में पड़ी हुई है। कल हम ये देखेंगे बेटे कि ये जो हाइड्रोजन आयन जो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, जो बाइकार्बोनेट आयन के साथ नहीं मिल रहा, तो फिर ये किन के साथ मिल रहा है? क्योंकि फ्री में तो इसको हमने नहीं छोड़ना है, फ्री में छोड़ा तो ये तो इसने हमारी किडनी डैमेज कर देनी है, तो इसलिए इसको हमने फ्री में नहीं छोड़ना। और आपको पता है जब इसको फ्री में नहीं छोड़ना तो फिर हमने इसको किस में करना है, हमने इसको डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट बफर्स और अमोनिया जो आपने पिछले दिनों पढ़ा था तो उसमें हम करेंगे, तो ये कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक बेटे? यस सर। चलें फिर मेरा बेटा, बाकी फिर हम इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। ओके बेटे, फिर खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।